जी इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत हम राग दरबारी उपन्यास का वाचन कर रहे हैं। और प्रीवियस की जब भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ से सुनने लेक्चर आए तो वो जो सामान्य परिचय से वीडियो बनाया गया वहाँ से सुने तो आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो यूजीसी नेट का 6 जो आपका यूनिट है उसको हम कवर करा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखते भी हैं बट वो भूल जाते हैं कि इसके लिए प्रोत्साहन का काम करता है। अगर आप इसको लाइक शेयर वो जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत अलग है, वो आपको अलग लेवल पे समझता है। तो ये आप लोगों का भी दायित्व है कि रेगुलर अगर आपको प्रॉपर वाचन का वीडियो मिल रहा है क्लैरिटी के साथ, तो ये चीज़ तो मुझे नहीं कहना चाहिए आपके लिए। बाकी आप लोग देख रहे हो ये बहुत अच्छी बात है और आप देख रहे हो इसीलिए हम कंटिन्यू करा भी रहे हैं। देखिए प्रीवियस की वीडियो में आपने देखा कि कैसे जोगनाथ जो है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर आप देखते हैं कि जो रंगनाथ रूपन है ये सब किस तरीके से वहाँ पे रामाधीन विक्रम खेड़वी के पास जाते वाते हैं तो वो किस तरीके से एक रिएक्ट करता है और सनीचर को भी प्रधान प्रधान पहले से ही कहता है। अब यहाँ पे है कि शहर में चाय घर, कमेटी रूम, पुस्तकालय और विधानसभा। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि क्या-क्या है चाय घर के, कमेटी रूम है, पुस्तकालय है, विधानसभा की जो उपयोगिता है वही देहात में। मतलब ये जो देहात मतलब ये बता रहे हैं कि ये चीज़ चाय घर, कमेटी रूम का जो उपयोगिता वहाँ पे है, वही चीज़ आप देहात में देखोगे तो सड़क के किनारे बनी हुई जो पुलिया होती है ना, उसका महत्व है। पुलिया पे लोग क्या करते हैं वहाँ पे बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। ये सब आपने गाँव में भी देखा होगा कि पुलिया के किनारे लोग बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। इस समय दिन के लगभग वही 10 बजे इतवार का दिन था और रंगनाथ और रूपन एक पुलिया पर बैठे हुए धूप खा रहे थे और जमाने की हालात पर गौर कर रहे थे दोनों। अच्छा दोनों का टोन बड़ा मिलता था। बद्री से उतना ज़्यादा इसका मिलता नहीं था रंगनाथ का, लेकिन रूपन और रंगनाथ थोड़े मिलते थे। जमाने की हालत अर्थात अंधेरे में पाए गए 2 मजबूत हस्तियों का गरमा-गरम स्पर्श बात रंगनाथ ने शुरू की थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि शायद बेला आई थी मिलने, इसे मिल ली थी। उसने चाहा था कि वो उस रात की घटना किसी से ना बताए। रूपन से वह सिर्फ सामान्य ज्ञान की बातें करना चाहता था और साथ ही वह इतना जानना चाहता था कि मोहल्ले में ऐसी कौन-कौन सी लड़कियाँ हैं। और इस तरीके से मतलब अब यहाँ पे आपको समझना है कि रंगनाथ जो है आया था पढ़ाई-लिखाई करने और पूरी तरह के वो पहली बार मतलब स्त्री स्पर्श को महसूस किया होगा तो वो बिल्कुल ही एकदम अलग ही दुनिया में चला गया। और रही बात रूपन वगैरह को, उनको पढ़ना-वढ़ना था नहीं। अब वो कह रहे हैं कि लड़कियाँ ऐसी कैसी मोहल्ले में देखें तो कौन-कौन सी इस हैसियत से मॉडल के रूप में हैं। उसने जब रूपन से बात शुरू की तो ऐसा लगा जैसे वो उस कंपनी का प्रचार अधिकारी है जो पूछ रहा है और बहुत ही गहराई से वो चीज़ें सोच पा रहा। रूपन ने जब उसे इस विषय पर ज़रा गहराई से बात करनी चाहिए तो गहराई की बहस आ जाने पर प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी की तरह वह इधर-उधर कतराने लगा। उसने बात को मुड़कर लड़कियों की तंदुरुस्ती पर उतारा और द ग्रेट इंडियन ब्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रचार अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर अखिल भारतीय नागरिक स्वास्थ्य संघ के महामंत्री का ओहदा संभाल लिया। पर रूपन बाबू के सवालों ने उसे उस गर्मी पर नहीं टिकने दिया। थोड़ी देर तक अंधेरे, जाड़े, भूत प्रेत आदि का जिक्र करते रहने के बाद रंगनाथ को महसूस हुआ कि धीरे-धीरे ना चाहते हुए उस रात की घटना का पूरा विवरण वह रूपन बाबू को सुना चुके। रूपन बड़े ध्यान से सुनते रहे और रघुनाथ की बात खत्म होते-होते उन्हें लगा कि भट्टी में बैठे हैं लड़कियां। उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी गर्मी और तनाव भी महसूस हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि छत पर आने वाली लड़की बेला थी और जिसको वो आत्मसमर्पण करना चाहती थी वे स्वयं रूपन थे। ये गलतफहमी इसको हो गई थी क्योंकि बेला इसके लिए आई ही नहीं थी, वो तो बद्री पहलवान के लिए आई थी। उसने कहा मेरा प्रेम पत्र अब रंग ला रहा है। वो गलतफहमी में हो गए। जब रंगनाथ ने ये बात रूपन को बताई तो वो गलतफहमी में है, जबकि वो बद्री के लिए आई थी और वो कसमसा रहे हैं। उन्होंने अभिमानपूर्वक सोचा और उसके साथ खुद ही कसमसाने लगे। उस रात में छत पर क्यों नहीं था, इस अफसोस ने रूपन के गले में एक सिनेमा का गाना लाकर लटका दिया। पर इस वक्त उन्हें रंगनाथ के आगे एक समझदार आदमी की तरह का रूप प्रकट करना था, इसलिए ऊपर से वे एक समझदार आदमी की तरह बैठे रहे। उन्हें चुप देखकर रंगनाथ ने अपनी बात दोहराई। उसके आने और जाने का मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह मेरी छाती पर झुकी बैठी थी और रूपन बड़प्पन के साथ बुरे हो जाता है। कभी-कभी ऐसा धोखा भी हो जाता है। पता नहीं कौन था, कोई भी आया हो सकता है। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। देहाती होशों का मामला है, भूत-प्रेत की सोचने लगेंगे। किस-किस को आप समझाओगे? रंगनाथ दादा, अपनी ज़बान बंद रखना। हो सकता है सपना देखा हो, सचमुच भी हो सकता है। रंगनाथ को इस व्याख्यान में ऐतराज़ की 2 बातें मालूम हुई। एक तो ये कि रूपन बाबू उसके अनुभव को सपने की बात कहकर टाल क्यों देना चाहता है? और दूसरा ये कि बार-बार वे उस लड़की के लिए पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे थे। उसने कहा उसमें धोखा हो ही नहीं सकता। मैं जाग रहा था, वो आकर मेरी चारपाई पर बैठी थी, मेरे ऊपर झुकी थी। ठीक है, ठीक है। अपने हाथ से कुछ काल्पनिक मच्छरों को उड़ाते हुए रूपन बाबू बोले, मान लिया सचमुच ही कोई आया हो, पर इस बारे में कोई कुछ कहने की कहीं पे ज़रूरत है नहीं।
कोई आया था? रंगनाथ ने आंख मूंद कर एक बार कोणार्क की सुंदरियों का सरसरी तौर पर मुआयना किया और 20 बार मन में दोहराया, आया था नहीं, आई थी। रूपन बाबू, तुम कभी आया था कि आगे भी सोच पाओगे या नहीं? उसके दूसरे दिन, अब इनकी बात जो है यहाँ पे समाप्त होती है, तो उसके दूसरे दिन बादाम खत्म हो गए थे और उसे खरीदने के लिए रंगनाथ को जो है शिवपालगंज का चक्कर लगाना पड़ा। पंसारियों की दो चार दुकानें थी, वहां उसे आगे लिखी बातें मालूम हुई। बादाम अब कौन बेचे, खाने वाले कहाँ रह गए। बादाम को हजम करना कोई मामूली बात थोड़ी है, उसे पचाने के चक्कर में बड़े बड़े पहलवानों की हवा बंद हो जाती है। फिर बादाम खरीदेगा कौन? गेहूं चना बादाम के मूल बिक रहा है, वही मिल जाए, बड़ी बात है। बद्री पहलवान पहले बादाम खाते, तब हम लोग भी उसे दुकान में रखते थे। अब वे भी दूध घी के ऊपर चल रहे हैं और उसके छोटे भाई रुपन वे चिया जैसा मूल्य चाय बिस्कुट के सहारे ही जी रहे हैं। अब यहाँ बादाम वादाम नहीं मिलता, सच पूछो तो बादाम का भी अपना नाम ही नाम है, बढ़िया कागजी बादाम। अब आता कहाँ, आता है तो शहर के शहर में ही रह जाता है, बाजार में घुसने का ही नहीं पाता। नए नए सेठ साहूकार बढ़ रहे हैं, वे पहले ही खरीद कर लड्डू बनवा लेते हैं, मन मना खाते हैं और खाकर रख देते हैं। बादाम कोई ऐसी अच्छी चीज थोड़ी ही है, पेट को ईंट जैसा बना देता है, उसे बिना मुनक्के के खाना ही नहीं चाहिए। मुनक्का अच्छी चीज है, कमजोर कोटे के लिए दस्तवार है, पर तंदुरुस्त आदमी का पेट हल्का हो जाता है। मुनक्का लोगे? देखो ये है असली मुनक्का, ये शिवपालगंज है इसलिए मिल जाएगा, शहर होता तो दिन भर चक्कर काटते, मुनक्का मिलता भी नहीं। ये चीज वहां नहीं मिलेगी। बकरी की लेंडी जैसा मुनक्का देखते देखते रंगनाथ इसी नतीजे पर पहुंच गया कि गांव में खरीदने के लिए आदर्श पदार्थ सिर्फ यही है जो श्री मैथिली शरण गुप्त ने आज से लगभग 50 साल पहले लटके हुए देखा था। काशी फल कुसमांड कहीं है, कहीं लौकिया लटक रही है। सुना था कि शिवपालगंज से 2 मील दूर एक दूसरे गांव में पंसारियों की कुछ दुकानें हैं जहाँ अच्छा बादाम मिल जाने की संभावना है। रंगनाथ वहीं के लिए चल दिए। रास्ता काफी दूर पगडंडी वाला था, पर उस पर जगह जगह बबुल की कांटेदार टहनियां थी, खाइयां और नालियां, और कहीं कहीं ऊंची मेड़ी थी। किसानों की ये भावना कदम कदम पर स्पष्ट हो रही थी कि वे नहीं चाहते थे कि कोई चिड़िया भी उस रास्ते से निकले। पर आदमी जो आज मंगल ग्रह और चंद्रमा तक राह बनाने के लिए तैयार है, इन विघ्न बाधाओं को कुचल कर कहीं खेतों के बीच से और कहीं नालियों के अंदर से रास्ता निकाल ही लेता है। एक भलुमानुष उधर ही जा रहा था। रंगनाथ उसके पीछे हो लिए। उस आदमी से उससे पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उसने कहा कि वैद्य जी का भांजा हूँ। उस आदमी ने इज्जत के साथ कहा, मैंने आपका नाम सुना था, आज दर्शन भी हो गए, सुना है आप बहुत बड़े पढ़े पढ़े लिखे हैं, बीए में भी है। रघुनाथ ने जवाब में कहा कि ये रास्ता बहुत गड़बड़ है, पता नहीं लोगों ने बबुल किए डाले क्यों गाड़ रखी है। उसने जवाब दिया कि अब कोई किसी को टोकने वाला तो है नहीं, जो चाहता है रास्ते में मेड़ बांध देता है, बबुल गाड़ देता है। रघुनाथ ने कहा क्यों? अरे इसलिए कि गांव पंचायत तो है। उसने कहा कि हाँ पंचायत तो है, पर वह सिर्फ जुर्माना करती है, जमींदार था तो जूता लगाता था। उसने समझाया कि हिंदुस्तान साला भेड़िया दसान मुल्क है, बिना जूते के काम नहीं चलता। जमींदारी टूट गई, जूता चलना बंद हो गया, दो देखो सरकार को खुद जूतम पैजार करने लगा। रोज कहीं ना कहीं लाठी या गोली चलने वाली पड़ती है, कोई करे भी तो क्या करे, ये लात के देवता है, बातों से नहीं मानते। सरकार को भी अभी जमींदारी तोड़ने पर मालूम हो गया है कि यहाँ असली चीज कोई है तो जूता। रंगनाथ ने कहा कि ये भी कोई बात हुई, जूते के सहारे लोगों को कब तक तमीज सिखाई जाएगी। उस आदमी ने कहा कि जूता तो चलते ही रहना चाहिए, जब तक बदमाश की खोपड़ी पर एक भी बाल रहे जूते का चलना बंद नहीं होना चाहिए। आदमी का मूड खराब था, इसलिए रंगनाथ चुप हो गए। थोड़ी देर चल रहे रहने के बाद वो आदमी अचानक बोला, बीए का ओहदा तो बड़ा होता है कि वकालत का? रघुनाथ ने कहा, क्या बड़ा क्या छोटा सब एक ही है। सो तो मैं भी जानता हूँ, फटीचर देश में बड़े छोटे तो एक ही हो गए हैं, पर असलियत में बड़ी कौन चीज है, वकालत है कि बीए? रंगनाथ ने टालने के लिए कहा, वकालत बड़ी चीज है तो समझ लो कि मेरा लड़का वकील है। रघुनाथ ने पूछा, कहाँ रहता है? अरे वकील के बाप ने अहंकार से कहा, वकील कहाँ रहता है, वो यहाँ गांव में थोड़े ही है, शहर में बस गया है, 3 साल से वकालत कर रहा है। तो बड़े वकीलों में गिना जाता होगा। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। तुम्हारे गांव का जुगनथवा है ना, उसकी तरफ से वही खड़ा है। ये बैस जी यहाँ हाथ पांव पटक कर रह जाएंगे, दरोगा ने जमानत नहीं ली ना, वहां उसने इजलास में खड़े खड़े जमानत करा ली। उसका हाथ भी रईसों का है, वकालतनामा मैं नहीं भराया था, उसने 50 रुपए मेरे हाथ में ठूस दिए, बस। रंगनाथ ने वकील के बाप का हौसला बढ़ाना चाहा, इसका मतलब ये है कि कमाता अच्छा है? वो आदमी चौकन्ना हो गया। उसने मुड़कर रघुनाथ का चेहरा देखा और आवाज को मरियल बनाकर कहने लगा, अच्छा क्या, हाँ ये कहो कि अब चाहे अच्छा ही कह लो,
बस ऐसा ही वैसा है भैया, कमाई तो अब तुम्हारे मामा की है। कैसी बैठक चमकाई है। इमली की चिया भी पुड़िया में बंद करके किसी को दे दे तो 1 रुपए का हो जाएगा। वक्त की बात है, अपनी ईर्ष्या छिपाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। शुद्ध देहाती ढंग से वो वैजी पर कोड़े बरसाने लगा। देखते देखते इतने बड़े नेता हो गए। पहले सीधे साधे थे, अब जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे घुसे हुए हैं। पेशाब में उनके चिराग जल रहा है। अंत में उसने कहा, पर दरोगा जी ने जोगनथवा के मामले में उन्हें घास नहीं डाली। ये बंदर की तरह कटघरे में बैठाल कर जोगनथवा को जेल भेज दिया। उसने पुरानी बात दोहराई, मेरे लड़के ने जमानत न कराई होती तो जेलर के बच्चों को गोद में खिला रहा होता। पेशी कब है? जोगनाथ के मुकदमे की। अनारी मजरैट का इजलास का मुकदमा है। उसमें जब चाहो तभी पेशी लग जाएगी। मेरा लड़का आजकल घर आया है, 2-4 दिन बाद शहर वापस जाएगा। तब किसी दिन पेशी डलवा देगा। वो लोग जहाँ से निकल रहे थे वहां जमीन नीची थी और चारों ओर झाड़ झंकार थे। कांसों का जंगल सा फैला था। कांस सूख कर खड़े हो गए थे और पगडंडी पर चलने वालों की जिस्म में टकराते थे। कांसों की फुनगियां एक जगह पगडंडी के आर पार झूल रही थी। उन्हें हटाकर निकल जाने के बजाय रंगनाथ ने उन्हें पकड़ लिया और एक मोटी सी गांठ लगा ली। रास्ता कुछ हद तक साफ हो गया। कुछ आगे कांस के एक दूसरे झाड़ में भी उसने इसी तरह का एक गांठ लगा दिया। वकील का बाप खड़ा होकर रंगनाथ की इस हरकत को देखता रहा। जब कांस की फुनगी पर एक बड़ी सी गांठ लग गई तो उसने पूछा, ये क्या है? क्या है ये गांठ जो लगा दी है? वो गांठ ये बताने जा रहा था कि ये रास्ते पर कांस को फैलाने से रोक देगी। पर वकील के बाप का चेहरा देखकर वो रुक गया। उससे लगता था कि वह किसी भारी रहस्य का पता जानना चाहता है। रंगनाथ ने मन में सोचा, ऐसा चाहते हो तो वही सही। उसने कहा, किसी से कहना नहीं। मामा ने बताया कि रास्ते में कांस का एक जंगल है, वहां पुनकी में गांठ लगा देना, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। वकील के बाप ने संशय पूर्वक कहा, पहले कभी नहीं सुना था। मैंने भी नहीं सुना था। लापरवाही से कहकर वो आगे बढ़ा। वकील का बाप अब उसके पीछे हो लिया था और वकालत के बारे में फिर से बातें करने लगा। ए में वी ए में कुछ नहीं रखा है। पहले हमारे यहाँ एक कविता कही जाती थी। क्या है? देखो याद नहीं आ रही है। हाँ, आखिर में ये था कि पास है मिडिल मलू घास छीले या आवे ना। अब उसी को बदल कर कहा जा रहा है कि बीए बहे पास मुलू घास छीली आवे ना। यानी आजकल में बीए टकासेर में मिलता है, एम ए बीए। तुमको तो वकालत पास करना था। वकील बनकर ठाड़ से कचहरी में तख्त डालकर बैठ जाते। जिसका मामा गजहा हो, ऊपर से वैद हो, फिर नेता मुकदमे की क्या कमी। रोज 10-20 मुकदमे तुम्हारे मामा ही तुम्हारे पास ला के रखते थे। रंगनाथ ने इस सलाह के बारे में कोई राय जाहिर नहीं की। बस चलते चलते रुककर उसने कांसों के झाड़ में तीसरी गांठ लगा दी और कहा, जय हनुमान की। वकील का बाप इस बार खड़ा हो गया। रंगनाथ के मुंह से हनुमान का नाम निकलते उसके कान भी एक झाड़ पे पहुंच गए। एक गांठ लगाने में व्यस्त रघुनाथ को उसने समझाया। सोचा मैं भी एक गांठ लगा ही दूं, कुछ टेंट से थोड़े ही जाता हूँ। रघुनाथ ने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया, जय हनुमान की। वकील के बाप ने तत्काल गांठ को प्रणाम करके दोहराया, जय हनुमान की। एक काली कलूटी औरत सिर पर एक गंदी सी पोटली रखे हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। पहले वो काफी दूर तक थी, फिर गांठ लगाने के लिए जब वो रुके तो उनके पास पहुंच गई। वो लगभग वही 45 साल की थी, पर चेहरे से बुढ़ी थी। जैसे चेहरे के नीचे निगाह डालने पर मैदान काफी भरा पूरा था। उसके सलूके के 2 बटन खुले थे, पर उसके मुंह के ऊपर मीराबाई की सी तन्मयता और निश्चय ही उसने ये एहसास भी नहीं किया था। रंगनाथ ने पहली निगाह में ये प्राकृतिक दृश्य देख लिया और उनके बाद वह वकील के बाप को देखने लगे। पर वकील के बाप ने ये नहीं देखा कि वो उसे देख रहा है, क्योंकि वो खुद उसी प्राकृतिक दृश्य को देख रहे थे। और ने बकरी की तरह मिमियाते हुए पूछा, क्या कर रहे हो भैया? रंगनाथ को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वकील का बाप पहले ही बोल पड़ा, दिखाई नहीं देता हनुमान जी की गांठ लगा रहे हैं। औरत ने गठरी सिर से उतार कर औरत ने गठरी सिर से उतार कर नीचे रख दी और कहा, हम जनाना है, हमारे लिए कोई मनाही तो नहीं है। भगवान के दरबार में तो सब एक है। क्या मर्दाना होता है और क्या जनाना होता है, ये देखकर भगवान क्या कि मतलब कि अगर देखें तो सभी लोग एक ही जैसे हैं। तो जो वकील का बाप था, वकील के बाप ने आत्मविश्वास से कहा जैसे इस वक्त वह सीधे भगवान का दरबार देख कर लौट रहा हो। औरत ने अपने दोनों हाथ कास के एक झाड़ में खोस दिया और श्रद्धापूर्वक बोली, जय बजरंगबली की। बादाम तो ऐसे नहीं मिला जिसे लेके रंगनाथ लेने पहुंचे थे शिवपालगंज में, पर नाई की एक दुकान पर बैठा हुआ उन्हें सनीचर मिल गया। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्लिनिक की जो हैसियत होती है ना, नाइयों के जगत में वो हैसियत इस दुकान की थी। यानी दुकान कहीं नहीं थी और दुकान सब जगह थी। गर्द भरी कच्ची सड़क के किनारे नीम का एक पेड़ है, उसी के नीचे नाई बोरा बिछाकर बैठा था। उसके आगे एक ईंट गड़ी हुई थी। ईंट के ऊपर सनीचर न बैठा था न खड़ा था। नाई उसके पीछे बालों पर मशीन चला रहा था। सिर के किनारे का झाड़ झंखाड़ काट चुका था। सिर के असली हिस्से पर बड़े बड़े बाल इस तरकीब से छोड़ दिए थे कि दूर से गोल टोपी की तरह दिखे। संक्षेप में सनीचर अंग्रेजी ढंग के बाल काट रहा था।
उसने रंगनाथ की आवाज़ सुनी और नाई के जोरदार हाथ और मशीन के दबाव के बावजूद सिर को मोड़ा। कनखियों से देखते हुए बोला, शिवपालगंज के सब नाई एक जगह गर्मी में चले गए हैं। सोचा कि चलकर एक बार यहीं बाल कटवा लिया जाए। बात कुछ रोब सी की गई थी, जैसे सनीचर हर चौथे दिन बाल कटवाता ही रहता हो। पर सच बात तो ये थी और इसे रंगनाथ भी जान गया था। बालों के मामले में सनीचर का रवैया बिल्कुल अपने ढंग का था। यानी साल भर तक ना तो वह खुद उन्हें छूता ना किसी को छूने देता, और फिर अचानक किसी दिन वह उन पर एक किनारे से उस तरह चलवाने के लिए बैठ जाता। रंगनाथ समझ नहीं पाया कि इस हजामत के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है। वो चुपचाप खड़ा रहा। नहीं नहीं, रंगनाथ को दुखा देखकर बाल काटने बंद कर दिया और सनीचर की खोपड़ी से 2 उंगलियों से ठेल कर कहा, उठो, अब हो गया। सुनते हुए ईंट के ऊपर एक पाँव टेक कर खड़ा हो गया। जेब से एक दुअनी निकाल कर उसने नाई को दी, और जब नाई ने उसे बिना देखे खोटी बताकर वापस लौटा दिया तो बिना किसी प्रतिवाद के उसने एक दूसरी दुअनी उसके हाथ में टिका दी और रंगनाथ की ओर आंख मार कर इशारा से बताया कि उसने पहले नाई के साथ मजाक किया था, उसके बाद जैसे कोई सिपा सलार लड़ाई के मैदान में फतह पाकर जिस पर दुश्मनों का खून लेसेटे हुए अकड़ के साथ वापस लौट रहा हो। उसने अपने बदन पर बालों के लच्छे बिखराए हुए वो रंगनाथ के पास आकर खड़ा हो गया। रंगनाथ उसे 2 हाथ दूर हट गया। सनीचर ने उससे वहां तक आने का कारण पूछा और रंगनाथ ने उसे अपने बादाम संबंधी अनुभव बताए। सनीचर ने कहा, शिवपालगंज के बनिया बक्काल सब मनमाने हो गए हैं। 2 छटाक बादाम तक नहीं रख सकते। फिर जिस तरह दिल्ली से हिंदुस्तान की गिरी हुई खाद्य स्थिति के बारे में आश्वासन मिलता है, उसने बड़प्पन के साथ कहा, पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रंगनाथ को सनीचर की बातचीत में एक नए आत्मविश्वास की झलक दिखी, जो पिछड़े हुए देशों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उसने सोचा ऐसे आदमी को प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए। तब तक सनीचर की बातचीत 2-4 मिनट आगे पहुंच गई। वो कह रहा था, बाबू रंगनाथ, शिवपालगंज अब ठीक होकर रहेगा। इस तरह की मनमानी थोड़ी ही चलेगी। रंगनाथ को लगा कि बात अभी शिवपालगंज की दुकानों पर बादाम के अभाव को लेकर हो रही थी, और शायद सनीचर उसे कुछ ज्यादा ही खींच रहा है। पर जब उसने आगे की बात सुनी तो उसे यकीन हो गया कि इन बातों का बादाम से संबंध नहीं है। वे सिर्फ बातें हैं जो हम लोग बिना किसी खास मतलब के एक तरह से यूं ही कहते रहते हैं। बाबू रंगनाथ, तुम समझते क्या हो? ये शिवपालगंज क्या कहते हैं, उसे पूरा एटम बम है। जब तक नहीं फूटता तब तक नहीं फूटता, सिलिर सिलिर करता रहता है। जब बड़ाक से फूटेगा तब जान पड़ेगा कि ठंडा था या गर्म। उसने एक पुरानी बात दोहराई, घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है। आज सनीचर की हालत अजीब सी हो रही थी। वो बार बार मुठ्ठियां भींचता था और मुंह से सिसकारी भरता था। कभी तेज चाल चलने लगता और अब ये वो घोड़े की लात खा चुका, पर वो सह नहीं पाया हो, और कभी मुंह के भीतर कोई बात कहते कहते उसे फेन की शक्ल में अपने होठों के कोनों पर फैला लेता। ये सब तो ठीक था, आज से ऊपर से उसने हजामत बनवाई थी। रंगनाथ ने ये सब ध्यान से देखा और सुना, पर समझ नहीं पाया। वे आम के एक भारी पेड़ के नीचे से निकले। एक चील बड़े जोरों से बोली। सनीचर ने कहा, ये साली भी बिना मतलब टाई टाई कर रही है। उसी सांस में उसने दूसरी एक बात कही, रामाधीन बेटा इस बार खुद अखाड़े में उतर रहे हैं। इन दोनों बातों का संबंध रंगनाथ की समझ में नहीं आया। उसने पूछा, किस अखाड़े में? सनीचर ने ताज्जुब के साथ उसे देखा और जवाब देने से कतरा गया। फिर देह पर गिरे हुए बालों को हवा में बिखेरता हुआ बोला, होगा, उसका भी इलाज होगा। देखते जाओ, एटम बम फूटने दो। आम का बाग खत्म हो गया। वे अब यहाँ आ गए थे जहाँ कोसों का जंगल था। पगडंडी पर रंगनाथ आगे आगे चला ताकि सनीचर के जिस पर गिरे हुए बाल उड़कर उसके ऊपर ना आए। अचानक वो खड़ा हो गया। कांस की झाड़ों पर उन्हें एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। रास्ते के किनारे किनारे लगभग 100 गज तक कांसों की फुनगियों पर गांठें बंधी थी, जिससे कठपुतली के खेल में सिपाही लोग पूरे स्टेज पर मुरैठा बात करता नहीं खड़े हों। एक आदमी कांसों की फुनगी पर एक नई गांठ लगा रहा था। सनीचर ने सांड की तरह हुंकार कर कहा, अबे वो खड़ूस, क्या कर रहा है? वो रंगनाथ से कहने लगा, देखा देखा इन गंवारों को, सारा जंगल का जंगल खराब किए डाल रहे हैं। पता नहीं किस साले ने ये गांठ लगा दी है। रंगनाथ चौंक कर सनीचर का मुंह देखने लगे। उनके मुंह से आज गालियां कुछ ज्यादा तेज रफ्तार से निकल रही थी। उसने पूछा, इन गांठों से किसी का कोई नुकसान है क्या? उन्होंने कहा, "हाँ, है क्यों नहीं, मालूम है ये जमीन शिवपालगंज गांव सभा की है।" वो रोब के साथ बोला, समझे बाबू रंगनाथ। कहते कहते उसने गांठ लगाने वाले आदमी को गाली देने के लिए ऊँट की तरह अपनी गर्दन ऊंची की और ये बताते हुए कि वो आदमी नारी शरीर के किस हिस्से से बाहर निकला था, ये सवाल किया, कांच तुम्हारे बाप का है क्या? उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, और नहीं तो क्या, तुम्हारे बाप का है। झगड़ा बचाने के लिए रंगनाथ आगे बढ़ा है और बोला, गाली गलौज ना करो भाई। ठंडी आवाज में उसने उस आदमी से पूछा, क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा, देखो, जो सारी दुनिया कर रही है वो हम भी कर रहे हैं। उसने अकड़ कर उस तरह कहा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक काम कर रहा हो।
सनीचर ने कहा, पर मालूम भी है ये जगह सिपालगंज गांव सभा में लगती है। घाट लगा देने से कांस की बाढ़ मर जाएगी। कुछ पता भी है तुमको? चालान हो जाएगा तो भागे फिरोगे, तभी तुम्हारी दुनिया तुम्हारे काम नहीं आने वाली। चालान कौन साला करेगा? साला नहीं, चालान तुम्हारा बहनों ही करेगा। मैं आंख खोलकर देख लूं, तुम्हारे ही आगे खड़ा हूँ, पंचत्ता हूँ। रंगनाथ की ओर देखते हुए उसने अपनी बात साफ की। हाँ रंगनाथ बाबू, मैं आज ही प्रधानी के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहा हूँ। 15 दिन के भीतर ही देख लेना, रमादीन की छाती पर चढ़कर जाऊंगा और देखूंगा कौन साला मेरी गांव सभा का तिनका तक छू लेता है। आहा, ये बात है। तभी अंग्रेजी बाल कटा रहे हो तुम? पेड़ पर बैठी हुई चील के बोलने पर एतराज हो रहा है। एटम बम फटने वाला है। गांव सभा के जंगल के बारे में इतनी हुकूमत बढ़ती जा रही है। सारी बात रंगनाथ की समझ में आ गई। नाम जातकी का पर्चा आज ही दाखिल किया जाएगा। अभी अभी इसी वक्त, सनीचर ने जोश से कहा। पर्चा पहले दाखिल करूंगा, नहाऊंगा तो मैं बाद में। उसने चलताऊ नजर गांठ बांधने वाले आदमी पर यह देखने के लिए डाली कि उस पर रोब पड़ा है या नहीं। पर नतीजा साफ था। सनीचर के रोब का असर सनीचर तक ही सीमित रह गया, जैसे हिंदुस्तान का एशिया और अफ्रीका की नेतागिरी करने का दावा। वो आदमी इत्मीनान से कहने लगा, चलो अच्छा है, तुम ही प्रधान हो जाओ। किसी न किसी को तो होना ही है। एक औरत के साथ उसने जोड़ा, गांव पंचायत भी क्या है, सरकारी चोंचला ही तो है। सनीचर को अपमान का आभास हुआ। बोला, चोंचला तो है, पर 15 दिन बाद देख लेना सेपालगंज में कांस का तिनका तक छूने पर क्या होता है। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, यही तो, नहीं छूंगा। ये घाट वाली पूजा तो सिपालगंज से ही निकली थी, वहीं तक रह जाएगी। रंगनाथ ने सामने बधी हुई दर्जनों गांठों को देखा। पूछा, ये कैसी पूजा है? क्या पता कैसी है, सुनते हनुमान जी ने वहां किसी को सपना दिया था, उन्हीं के हुक्म से लोग वहां गांठ बांधने लगे। सनीचर ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। कहा, तो फिर मौत से गांठ बांधो भाई, धर्म कर्म के मामले में कोई रोक टोक नहीं। इतना बोलकर उसने जितना भी रही सारी की सारी अकल सोचने में लगा दी। और रंगनाथ ने कहा, पर बाबू रंगनाथ, हमने तो कहीं सुना ही नहीं, ये सपना किसको हुआ था? मैं जब आया था यहाँ पर कोई घाट था ही नहीं। रंगनाथ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे तो मामा ने कहा था उधर जाना तो एक गांठ कांस की फुनगी पर लगा देना। मैंने लगा दी। ये हनुमान जी की गांठ है, मामा बताते थे। सुनते ही सनीचर की अकल पर हनुमान जी चढ़ गए। बिना दुम के बंदर की तरह छलांग लगाकर वो कांस के ऊंचे झाड़ के पास पहुंचा और उसमें गांठ बांधने लगा। उस दौरान उसने कई बार जय बजरंग बली का नारा भी लगाया। रमादीन को कई एक गालियां सुनाई और उपसंहार में कहा, सच्चे का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। रंगनाथ ने जोड़ा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सनीचर ने नहीं सुना, सुनता तो इतराज करता। हालांकि धार्मिक हिसाब से ये बात बड़ी पक्की है और राम नाम से संबंधित होने की गांठ किसी भी मौके पर कहीं भी जा सकती है। सनीचर ने गांठ बांध कर एक बार फिर हनुमान जी का नाम लिया और अपने पीछे अंडरवियर पर दोनों हाथ पोंछते हुए वहां पर दुम नहीं, इस कमी पर ध्यान ना देकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रंगनाथ के दिमाग पर शांति और आत्मगौरव की एक छाया धीरे धीरे उतरी, वो भी बिना समझे बुझे। आज उसने नए संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया, जिसका दर्शन पुराण कर्मकांड कुल मिलाकर इतना ही था कि कांस की पुनगी पर एक गांठ लगा दी जाए। उसने अपने आप को बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि के कतार में खड़ा पाया और मन ही मन ये सवाल किया, उस्ताद अपने बारे में जानता हूँ, पर तुम अपनी कहो, नया संप्रदाय चलाने की बात तुम्हें कैसे सूझी? यहाँ पे देखिए, ये जो है प्रसंग इसका जो है खत्म होता है। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि तीसरा जो 23 नंबर का इसका चैप्टर है, इसमें क्या होता है। किसी गांव में किसी ने किसी का खून कर दिया। किसी दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए उसका नाम थाने पर बेहिस्सत कातिल दर्ज करा दिया गया। फिर किसी ने किसी दुश्मनी निभाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देना स्वीकार कर लिया। फिर किसी ने उसकी किसी से सिफारिश की, किसी ने उसकी ओर से किसी को रिश्वत दी, किसी ने किसी गवाह को धमकाया, किसी को बेवकूफ़ बनाया और किसी से प्यार जताया। इस तरह मामले की इजलास तक पहुंचते-पहुंचते उसकी शक्ल बदल गई और खून का मुकदमा न रहकर खून का बदला हो गया। दोनों उसी वकीलों ने बहुत अच्छा पार्ट अदा किया और जज को इत्मीनान हो गया कि ड्रामे की हैसियत से ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत अच्छी हो रही हैं। अंत में फरेब वाली थ्योरी ने इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसने ये तो माना कि मुलजिस तो निर्दोष है, साथ में ये भी मान लिया कि कत्ल ही नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि मुलजिम हरिराम को कत्ल के जुर्म में बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये मुलजिम हरिराम जज के कह देने भर से बाइज्जत तो नहीं बन गए, रहे गुंडे के गुंडे ही। पर जेल से वापस आते ही उन्होंने पूरे इलाके में बाइज्जत समझे जाने वालों को, यानी स्त्रियों, अछूतों और मुसलमानों को छोड़कर मनुष्य मात्र को एक दावत बोल दी। नतीजा ये हुआ कि उस दिन से गोपालगंज के सभी मुखिया आदमी पड़ोस के गांव में हरिराम के यहाँ दावत खाने चले गए। दिन भर उसका समय एक उमंगहीन ची उबाऊ लेक्चरर की तरह बीता। शाम को टहलने के लिए वो बाहर निकला। देखा प्रिंसिपल साहब एक तमोली की दुकान पर खड़े हैं। तमोली? प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं? वो तमोली की दुकान पे खड़े होकर पान खा रहे थे और तमोली को उसकी कीमत देने की कोशिश कर रहे थे।
तमोली उन्हें पान खिला चुका था और कीमत के बारे में उन्हें बता रहा था कि दुकान आपकी ही है। तभी रंगनाथ मौके पर पहुंच गए और प्रिंसिपल साहब गंभीरता से दुकान के साजो सामानों को आंकने लगे। एक चौकटे से रंगी बिरंगी चित्रकारिता की मार्फत लटके हुए महात्मा गांधी बड़ी विकराल हंसी हंस रहे थे। उत्तराधिकारी नेहरू हाथ जोड़े खड़े थे। निष्कर्ष ये था कि एक रंगीन तेल बच्चों के सूखा रोग का सर्तिया इलाज है। रंगनाथ ने प्रिंसिपल से कहा, देखा आपने, जवाब में अवधि की कहावत। अब देखिए, ये प्रिंसिपल अवधि में बीच बीच में बोलते ही हैं। कहते हैं, हाँ, जैसे पशु तैसे बधना। तस्वीर देहाती इलाके की थी। देहाती शरारती से क्या बहस। रंगनाथ ने कहा, गांधी जी की तो सभी इज्जत करते हैं। थोड़ी देर तक तस्वीर का अध्ययन करके उसने उसकी भावपूर्ण समीक्षा की। तबीयत होती कि तस्वीर बनाने वाले को 100 जूता लगाए। क्या बना दिया है। प्रिंसिपल साहब हंसे। हंसी ये बता रही थी कि रंगनाथ बेवकूफ है। बोले, जितना गुड़ घोलो उतना ही मीठा होगा। ये तेली तमोली की औकात है क्या। टके की दुकान पर कोई साला पिकासो थोड़े ही लटकाएगा। पिकासो की मूर्ति के बारे में ये देखिए इंपॉर्टेंट है कुछ पंक्तियां, जो जैसे ये इन्होंने बोला था, जितना गुड़ और ये करके, और पिकासो की मूर्ति जो है बहुत फेमस, बहुत महंगी है। तो रंगनाथ ने उनकी बात काटते हुए जोर से कहा, रुके रुके मास्टर साहब, पिकासो का नाम ना लीजिएगा। आपके मुंह से ऐसा नाम सुनते ही गस जैसा आने लगता है। दोनों सड़क पर आ गए थे और गाय और भैंसों की भीड़ में वायु सेवन करने लगे थे। हालांकि वायु तो कहीं थी नहीं। पेपड़ों में घुसने के लिए धूल थी, नाक में घुसने के लिए गोबर की गंध, और पीठ में घुसने के लिए किसी गऊ माता की सींग। रंगनाथ की बात का प्रिंसिपल साहब पर इतना बुरा असर पड़ा कि वे गंभीर हो गए और बिल्कुल शिष्ट आदमियों की सी बात करने लगे। बोले, तो रंगनाथ जी, आप क्या मुझे बिल्कुल ही अशिक्षित समझते हैं। मैंने भी इतिहास में एमए का रखा है और 59% नंबर पाए। ये तो वक्त की बात है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। गंभीर वार्तालाप में रंगनाथ की हवा निकाल दी। उसे लगा कि पिकासो वाला मजाक करके ये प्रिंसिपल साहब को दुखी कर दिया। उसने प्रिंसिपल से माफी मांग ली। बोला, ये तो मैं पहले ही जानता था। कोई घटिया डिवीजन पाई होती तो आप यहाँ थोड़े ही होते। सो तो है ही। प्रिंसिपल बोले, तभी तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर होता। मेरे कई थर्ड क्लास दोस्त यूनिवर्सिटी में ही लगे हैं। प्रिंसिपल थोड़ी देर अनमने से चलते रहे और भावुक होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद बोले, बाबू रंगनाथ, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम सोचते होगे कि ये कॉलेज का प्रिंसिपल होकर भी कैसा बांगड़ू है, सबके सामने ये करता है। बात तो ठीक है, मैं खन्ना वन्ना की बात जाने दो, ये शाले तो लौंडे हैं। पर और सबकी बातें बहुत झुककर सुनता हूँ। खास तौर से अपने से बड़ों की बातें सुनकर मैं उनकी हमेशा तायीद करता हूँ। और तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, इसकी भी एक वजह है। वजह ये कहकर वे एक भैंस को रास्ता देने के लिए किनारे खड़े हो गए और हंसने लगे। वजह ये है कि जैसे बुद्धिमत्ता एक वैल्यू है, वैसे ही बेवकूफ़ी भी अपने आप में एक वैल्यू है। बेवकूफ़ की बात चाहे तुम काट दो, चाहे मान लो, उससे उनका ना कुछ बनता है ना बिगड़ता है। वो बेवकूफ़ है, पर बेवकूफ़ रहता है। इसलिए मेरी आदत पड़ गई है कि बेवकूफ़ को कभी ना छोड़ो। कभी-कभी ऐसा करते देख लेख मुझे बेवकूफ़ मान बैठते हैं। वे खुद बेवकूफ़ हैं। क्या समझे बाबू रंगनाथ? प्रिंसिपल साहब के मुंह से एक साथ इतनी बात सुनकर वो चकरा गया। तभी एक बछड़े ने उसकी पीठ पर सींग अड़ाई, पर उसे किसी चुभन का अनुभव नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक किनारे खींचा। उनके इस बुद्धिमान रूप का दर्शन अपने आप में एक अनुभव था। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी खींच से निकल आई और कब वो ही करने लगा। दूसरी ही क्षण वो प्रिंसिपल साहब से माफी मांगता हुआ लगभग कह रहा था, जी जी, मैं जानता हूँ कि आप पिकासो के बारे में सब कुछ जानते हैं। जी कोई बात नहीं। जी बस वही ही हुआ। इसका जिक्र आपने शिवकालगंज में कर दिया है। खुद सोचिए, यहाँ कोई पिकासो का नाम सुनने की सोच सकता था। तभी मुझे गस आने लगा। जी कसूर नहीं है आपका, न मेरा, शिवपालगंज का, न तमोली का। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ के व्यक्तित्व का विघटन और चूड़ीकरण देखते रहे, फिर आवाज को कुछ और गंभीर बनाकर बोले, कभी मैं भी काबिलियत की बातें करता था। काबिलियत की? अरे तब मैं एमए में पढ़ता था। तुमने शहर में लौंडियों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा। उनमें से कुछ हर बालिग नाबालिग की तरह बेमतलब अपने को उछालती चलती हैं। बिल्कुल वही हालत मेरी थी। मैं ये नहीं देखता था कि कौन प्रोफेसर कायदे का है और कौन इडियट है। हर एक के आगे मैं अपनी काबिलियत उछाल देता था। एक प्रोफेसर उसी में उखड़ गया और मैं गच्चा खा गया। जाने बाबू रंगनाथ। वे अब गांव के बाजार से बाहर आ गए थे। शाम हो रही थी। बड़बूजे के भाड़ का धुआं वो ऊपर उठ रहा था। सूरज डूब चुका था, पर रोशनी इतनी थी कि बड़बूजे की लड़की को दुकान पर बैठा देखकर रंगनाथ चुपचाप भाप लिया कि वो देखने लायक है। आबादी लगभग 50 गज पीछे छूट गई थी और वह वीरान इलाका शुरू हो गया था, जहाँ आदमी कविता, रजनी और पखाना तक कर सकता था। परिणाम स्वरूप कई एक बच्चे कविता और रजनी के मामले में असमर्थ सड़क के दोनों किनारों पर बैठे पखाना कर रहे थे और एक दूसरे पर ढेले भी फेंक रहे थे। उनसे कुछ दूर आगे बहुत सी प्रौढ़ और तजुर्बेकार महिलाएं भी उसी मतलब से सड़क के दोनों ओर कतार बांटकर बैठी थी। वहां पर उनकी बेशर्मी मौजूदगी नवभारत के निर्माताओं पर लानत भेज रही थी। पर इसका पता उन निर्माताओं को निश्चय ही नहीं था
क्योंकि वो शायद उस वक्त अपने घर के सबसे छोटे पर लगभग कमरे में कमोड पर बैठे अखबार कॉपशेत और विदेश गमन की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। इन दोनों को देखकर वे महिलाएं पखाने की कार्रवाई को एकदम से स्थगित कर सीधी खड़ी हो गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जैसे देने लगी। ये रोजमर्रा वाला दृश्य था। रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब इत्मीनान से चलते रहे और महिलाएं भी इत्मीनान से खड़ी रही। एक मिमियाती हुई बकरी उससे और प्रिंसिपल साहब से टकरा कर सड़क के किनारे पहुंच गई और महिला के पास रखे हुए लोटे को लुढ़काती हुई पास के एक बाग में घुस गई। कुछ बच्चे ढेला फेंकने लगे। ये सब तो चलता रहा जब ये लोग रास्ते से गुजर रहे थे। इस माहौल में रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब कुछ देर के लिए चुप थे। लगभग 10 गज आगे बढ़ जाने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। औरतें सड़क के किनारे फिर पहले की तरह बैठ गई थी। प्रिंसिपल साहब ने अपनी बात दोबारा शुरू की। एक बार मेरे प्रोफेसर थे बनर्जी साहब। मुझे इतिहास पढ़ाते थे। उनकी आदत है कि सीधी बात को भी घुमा फिरा कर कहना। उन्हें लोग बड़ा विद्वान समझते थे। मैं नया नया उनकी क्लास में गया था, जिसे वो मुझ पर शुबा करते थे और इस चक्कर में रहते थे कि मैं भी उन्हें विद्वान मान लूं। एक दिन वे हमें अशोक के शिलालेख पढ़ा रहे थे। तब नई नई आज़ादी मिली थी और गौतम बुद्ध अशोक वगैरह पर बड़ा जोर था, क्योंकि चीन का हमला नहीं हुआ था और हम हिंसा के ऊपर बहुत टिल टिल करते थे। सड़कों और मोहल्लों के नाम तक अशोक और गौतम बुद्ध पे रखे जा रहे थे। प्रोफेसर बनर्जी भी जोश में थे। वे कई दिन से अशोक ही के बारे में पढ़ा रहे थे और बात बात में बहकर आज की राजनीति में अशोक की क्या खूबसूरती है इस पर दो चार जुमले भी बोलते थे। उस दिन इधर उधर की बातें बनाकर वे एक शब्द पर अटक गए। वह शब्द था विमान। हाँ, वही, जैसे पुष्पक विमान। अशोक के शिलालेख में एक जगह एक शब्द भी आया था। प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, तुम लोग विमान का मतलब समझते होंगे कि देवताओं की सवारी। मैं पहले ही जानता था कि तुम यही कहोगे। मैं पूछूंगा कि विमान का क्या अर्थ है और तुम सब लोग कहोगे कि देवताओं की सवारी। रंगनाथ बाबू इतना कहकर बुढ़ा चुप हो गया और इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे हम सब उल्लू के पट्टे हों। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, विमान का एक और भी अर्थ होता है। इस पर उसने मुझे हाथ उठाकर चुप करा दिया। इसके बाद वह खुद ही बोलता रहा और किसी को भी उसने बोलने का मौका भी नहीं दिया। कहने लगा, यही गलती प्रोफेसर भंडारकर ने भी की थी। बहुत दिन हुए मैं उनके साथ कुछ जैन ग्रंथ पर रिसर्च कर रहा था। वे मेरे साथ अशोक के शिलालेख पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर भंडारकर, विमान का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, बनर्जी, ये तो सभी जानते हैं। इसका सामान्य अर्थ है सवारी की सवारी। रंगनाथ बाबू, प्रोफेसर बनर्जी का ये किस्सा रुक रुक कर बड़ा भारी सस्पेंस पैदा करके सुना रहे थे और सब लड़के भगुआ जैसे मुंह बाए सुनते जा रहे थे। थोड़ी देर चुप रहकर वे फिर बोले, विद्यार्थियों, मैंने डॉक्टर भंडारकर की बात का प्रतिवाद किया। उन्होंने बताया था कि शिलालेख में विमान का ये अर्थ नहीं है। भंडारकर ने मुझसे पूछा कि तो फिर क्या अर्थ है, और विद्यार्थियों, मैंने कहा कि इसका अर्थ कुछ और ही है। प्रोफेसर बनर्जी ने बताया कि इसी पर डॉक्टर भंडारकर उनका मुंह देखने लगे। कहने लगे, संस्कृत में सभी कोषों का मैंने अध्ययन किया है। विमान का यही समान अर्थ है, आकाशगामी यान। और बनर्जी, तुम ये कैसे कहते हो कि इसका अर्थ कुछ और है? इसका जवाब मैंने ये दिया कि डॉक्टर, मैं भी पहले यही समझता था। संस्कृत साहित्य और व्याकरण पढ़ते हुए आधी उम्र मैंने बिता दी। मेरा भी यही विचार था। विमान का अर्थ जानने के लिए संस्कृत का नहीं, प्राकृत का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने कई जैन ग्रंथों का प्राकृत अध्ययन किया। डॉक्टर भंडारकर, क्या तुम प्राकृत जानते हो? रंगनाथ बाबू प्रोफेसर बनर्जी ये किस्सा बड़े मजे से सुनाते रहे। बोले, भंडारकर को प्राकृत नहीं आती। ये उतनी नहीं आती जितनी मुझे आती थी। इसलिए मैंने उन्हें प्राकृत के एक ग्रंथ का अध्ययन कराया, जिसमें विमान शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया था जो इस शिलालेख में है। विद्यार्थियों, तब कहीं जाकर उन्हें विमान के असली अर्थ का पता चला। बाबू रंगनाथ, मैं गांव का आदमी, ऊपर से बावन, और फिर एक्स जमींदार बनर्जी का ये पाखंड सुनकर मेरी देह सुलग गई। तबीयत में आया कि उसकी गर्दन पकड़कर इतने जोर से झुलाऊं कि विमान का असली मतलब टप से अलग के बाहर आ जाए। तब तक बनर्जी ने कहा, विद्यार्थियों, विमान का असली अर्थ ये नहीं था जो भंडारकर समझते थे या तुम जो समझते हो। विमान का असली अर्थ कुछ और है। आखिर में बनर्जी एकाएक जोश में आकर बोले, विमान का अर्थ है 7 मंजिला महल। यही नोट कर लो। सन्नाटा छा गया। रंगनाथ, मुझे भी अपनी काबिलियत का जोश वही लौड़वाई करना है। मैंने खड़े होकर कहा, प्रोफेसर साहब, विमान का ये अर्थ तो संस्कृत के सभी पंडित जानते हैं। इसमें इतनी रिसर्च की क्या जरूरत है? ये सुनते ही प्रोफेसर ने मुझे गौर से देखा और बोले, ठीक है, आपको रिसर्च किए बिना ही मालूम हो गया। पर बताइए तो श्रीमन, आपने विमान का ये अर्थ कहाँ से निकाल लिया? रंगनाथ बाबू, लौंडाई की बात है, मैंने भी एक लेक्चर फटकार दिया। संस्कृत के 10 ग्रंथों के नाम उन्हें ताबड़तोड़ सुना दिए। मेघदूत जैसी चालू किताबों का भी नाम। और फिर क्या था? ताज्जुब है कि उसके पीछे आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी हो। जानते हो रंगनाथ, इसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि प्रोफेसर बनर्जी मुझसे उखड़ गए। बोले, आप ही बड़े विद्वान जान पड़ते हैं, मैं तो एक अदना यूनिवर्सिटी का अदना प्रोफेसर हूँ। मन में आया कि मैं ये कहूँ कि मेरे बारे में आप गलत कह रहे हैं और अपने बारे में सही।
पर उनका गुस्सा देखकर चुप रह गया और उन्होंने फिर कहा, मैं तो हर बात के लिए रिसर्च करता हूँ। आपकी जैसी योग्यता मुझ में कहाँ कि इन प्रश्नों का जवानी हल निकाल लूँ। यही क्या कम है कि विमान के अर्थ के विषय में आप मुझसे सहमत हैं? मेरा यही बड़ा सौभाग्य है। अब आप बैठ जाइए। आप जैसे विद्वान को मेरे दर्जे में खड़ा होना शोभा नहीं देता। तो ये हुआ रंगनाथ बाबू। बनर्जी उखड़ा, उखड़ते ही चला गया। वो मेरी हर बात में खुशर निकालने लगा। आखिर मैंने उसी यूनिवर्सिटी में मेरे डिवीजन उसने बिगाड़ दिया और ऐसा हिसाब कर दिया कि उसके रहते हुए मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी में जगह ही नहीं मिली। उस साले को मैंने उखाड़ा ना होता तो आज किसी का जगह होता। प्रिंसिपल साहब ये किस्सा सुनाकर चुप हो गए। थोड़ी देर दोनों चुपचाप चलते रहे। बाद में प्रिंसिपल साहब ही बोले, इसी तरह कई बार कच्चा खाया, बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सब ऐसे ही चलते हैं। चलने दो। यहाँ पे अगर देखें तो सब चिड़ी मार है। तो तुम ही साले 30 मार का बनकर क्या उखाड़ लोगे। और अब तो ये हाल है रंगनाथ कि तुम कुछ कहो तो हाँ भैया बहुत ठीक है, और बैज जी कुछ कहे तो हाँ महाराज बहुत ठीक है, और उपन कुछ कहे तो हाँ महाराज बहुत ठीक है, पहलवान कहे तो सब ठीक है। रंगनाथ की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रिंसिपल की बात काटे। बोला, ठीक ही है प्रिंसिपल साहब, बढ़िया बात बता रहे हो। अचानक प्रिंसिपल साहब जोश में आकर बोले, ठीक तो है रंगनाथ, मुझे चार चार बहनों की शादी भी करनी है, पता है। एक कौड़ी पल्ले नहीं है। अगर बैज जी कान पकड़ के कॉलेज से निकाल दे तो मैं भीख मांगने न लगूं। अब तुम ही बताओ कि मैं इन साले खन्ना वन्ना को अपना बाप मानकर चलूं कि बैज जी को। इस वार्तालाप में प्रिंसिपल साहब के व्यक्तित्व का एक बड़ा ही मानवीय पहलू उभर कर आया। पर उनकी बात अब उनकी चिर परिचित बांगड़ूपन को ज्यादा प्रकट कर रही थी। अतः उसका जादू टूटने लगा। रंगनाथ पहले की तरह हल्का हो गया। बोला, नहीं नहीं, जो आप कर रहे हो ठीक ही है, और जहाँ है वो भी ठीक ही है। क्या रखा है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने में, यहाँ आपकी वाइस चांसलर से कम है। प्रिंसिपल साहब इतनी देर बाद हंसे, कहने लगे, खैर सो तो है ही, मैं तो अपने को वाइस चांसलर से भी अच्छा समझता हूँ। वाइस चांसलर के लिए भी जिंदगी नरक हो गई है। सवेरे से ही अपनी मोटर लेकर हर एग्जीक्यूटिव वाले को सलाम को लगाते रहो। कभी चांसलर की हाजिरी, कभी मिनिस्टर की, कभी सेक्रेटरी की। गवर्नर साल में कम से कम 4 बार डांटता है। दिन रात काएं काएं चाय चाय। लड़के माँ बहन की गाली देते हुए सामने से जुलूस लेकर निकल जाते हैं। हमेशा पीटने का अंदेशा। हाँ, पुलिस को फोन करते हैं तो कप्तान हंसता है, कहते हैं कि देखो ये वाइस चांसलर है, साल में लड़कों पर 10-10 20 बार लाठी चलवाए बिना इन्हें चैन पड़ता नहीं। तो ये हाल है बाबू रंगनाथ। खकार कर वे दोबारा बोले, अभी प्रिंसिपली में ये मुसीबत तो है नहीं खैर, और जहाँ बैजी मैनेजर हो वहाँ तो समझ लो कि प्रिंसिपल पूरा बब्बर शेर है। हमें किसी की खुशामद से मतलब नहीं। बैजी का पल्ला पकड़े हैं और सबसे जूतों से बात करते हैं। क्या ख्याल है बाबू रंगनाथ। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मामा तो ये हैं ऐसे ही। और सच पूछो तो मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर ना होने का कोई गम भी नहीं है। वहाँ तो और भी नरक है, पूरा कुंभ ही पाक बना हुआ है। अब देखिए पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में खंगाल डाल रहे हैं, ये राजनीति चल रही है, पूरा बता रहे हैं अंदर का। क्या चलता है यूनिवर्सिटी में, दिन रात चापलूसी। कोई सरकारी बोर्ड 10 रुपल्ली का ग्रांट देता है और फिर कान पकड़ कर जैसी चाहे वैसे थीसिस लिखा लेता है। जिसे देखो कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हथियाए पड़ा है। कहते हैं रिसर्च करें, पर रिसर्च भी क्या, जिसको खाते उसी को गाते हैं। और कहलाते क्या, देखो देखो कौन सा शब्द है, हाँ हाँ याद आया, कहलाने वाला, बुद्धिजीवी। अरे ये बुद्धिजीवी, तो हालात ये है कि ये है बुद्धिजीवी, पर विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए ये साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं है, तो साबित कर देंगे। चौराहे पर 10 जूते मार लो, पर एक बार अमेरिका भेज दो, ये बन जाएंगे बुद्धिजीवी। उन्होंने अपनी मातृभाषा की एक दूसरी कहावत कही, घू खाए तो हाथी का खाए। हमारा तो बस यही है कि बैजी की खुशामद करा लो, पर हर एक के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं। लेक्चरार होना अपने बूते की बात नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने सिर हिलाकर लेक्चरार बनने से इनकार कर दिया और उनके चेहरे से लगा कि भाई संसार के सभी विश्वविद्यालयों में शोक व्याप्त हो गया है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, रंगनाथ ने कहा। प्रिंसिपल ने गौर से रंगनाथ की ओर देखा और अचानक हल्के ढंग से हंसने लगे। धीरे से बोले, क्या मामला है बाबू रंगनाथ, मेरी हर बात को आप ठीक ही कहते चले जा रहे हो। रघुनाथ, यह सोच रहा हूँ मैं भी आपके तजुर्बे का फायदा उठाऊं। क्या रखा है किसी की बात काटने में, जो कहते हैं आप ठीक ही कहते होंगे। प्रिंसिपल साहब ठटा कर हंसे, तो तुमने भी ठीक ही कहा था रंगनाथ बाबू। जब मैंने तुम्हारे आगे पिकासो का नाम लिया तो तुम्हें सचमुच ही गुस्सा आ गया होगा, मैं समझता हूँ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी बातों का असर मशीन तक पर पड़ जाता है। तुम्हें एक घटना बताता हूँ। एक हवाई जहाज इंडिया से इंग्लैंड जा रहा था। हवाई जहाज में तंबाकू का एक व्यापारी भी बैठा था। साले की सारी उम्र सीढ़ी विक्रेट में ही निकल गई। अचानक उसे क्या सूझा कि वो लिटरेचर और फिलॉसफी की बातें करने लगा। बस हवाई जहाज के इंजन उसी वक्त बंद हो गए और वो एकदम से 1000 फीट नीचे आ गया। तालका मच गया। लोग समझे कि एक्सीडेंट हुआ, पर तब तक सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। इंजन फिर से काम करने लगा। हवाई जहाज के इंजीनियर ने जांच पड़ताल की तो आप जानते हैं कि क्या पता चला। मालूम हुआ कि तंबाकू के व्यापारी ने
कार्ल जैस्पर्स का नाम ले लिया था। उसी सदमे से हवाई जहाज के इंजन अचानक बंद हो गए। उसके बाद सभी यात्रियों ने व्यापारियों की खुशामद की और कहा कि ये तो चुप ही रहिए, सिर्फ तंबाकू की बात कीजिए नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप कार्ल जैस्पर्स की बात कैसे कर रहे हैं? बस रंगनाथ इतने पे हंसने लगा। आज तो आप बहुत मजेदार बात कर रहे हो। प्रिंसिपल उदास होकर बोले, आपके लिए मैं रोज ऐसी बातें कर सकता हूँ, पर आप हमें घास कहाँ डालते हैं। आप तो इन दिनों खन्ना मास्टर की बातों में ही उलझे पड़े हैं। वे वापस लौट रहे थे। अंधेरा घिरा आया था और हवा में ठंडक थी। सड़क के किनारे एक जगह कुछ बंजारे पेड़ थे। वे आग ताप रहे थे और किसी ऐसी बोली में जो सफेद पोषों की समझ में कभी भी ना आ सके, आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रिंसिपल साहब जिस तरह जाते वक्त गाय भैंसों के झुंड की निस्पृहता पूर्वक उसको पार कर गए, लौटते वक्त इस वक्त को भी पार कर गए। रंगनाथ ने पीछे मुड़कर सिर्फ एक बार देखा और सिर्फ इतना ही कहा, जाड़ा बड़े जोरों पर है। प्रिंसिपल साहब मौसम पर कुछ कहने के लिए तैयार थे नहीं। वे अपनी पुरानी बात पर अड़े थे। कहते रहे, तुम लोग अभी आदमी नहीं पहचानते हो। रूपन, मैंने सुना है खन्ना के चरके में आ गए हैं, पर तुमको सोचना चाहिए बाबू रंगनाथ कि ये खन्ना मास्टर आखिर चीज क्या है। खन्ना मास्टर बड़ी चलती कौड़ी है। देखो, उस दिन कॉलेज में मारपीट की नौबत कर दी। उसका तो कुछ गया नहीं, यहाँ कॉलेज की इज्जत का पलूता हो गया। रंगनाथ बोली, पर मैंने तो सुना झगड़ा दोनों तरफ से हुआ था। प्रिंसिपल साहब ने साधु की तरह कहा, तुम्हारे सुनने से क्या होता बाबू रंगनाथ। अब तो मामला इजलास में है, मजिस्ट्रेट जैसा समझेगा फैसला दे देगा। पर बात बड़ी खराब है। खराब? चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है रघुनाथ। पर ये खन्ना मास्टर इतना हयादार भी तो नहीं है। हमें को इनके गले में पत्थर बांधना पड़ेगा तभी ये डूबेंगे। वे प्रचार विभाग को इस निष्पक्षता से कोई सुने या ना सुने, हमें तो कहना ही है। कहते रहे। पुलिस ने जबरदस्ती दोनों पक्षों पर 107 का मुकदमा दर्ज कर लिए। इसे कहते हैं पुलिस का हरामीपन। बदमाशी खन्ना ने की मारपीट, पर उसके साथी आमादा हुए और चालान भी हो गया। तो उन लोगों का हमारा भी। अंधेर नगरी चौपट राजा। कल ही तो पेशी थी। हमसे कहा गया था सुलह कर लो। हमने कहा कि सुलह की क्या बात है, सीधे सीधे हमें फांसी दे दो, सब झगड़ा ही मिट जाएगा। शिवपालगंज में बस एक खन्ना मास्टर रहे और उनके गुंडे, फिर ना कोई झगड़ा ना ठंडा। हम तो चुपचाप लौट आए। उधर इनके हाल के 70 लड़कों को लेकर प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगवाने लगे। शहर की कचहरी में सैकड़ों भले आदमी मौजूद थे। पूछने लगे कि ये लोग कौन है, तो खन्ना मास्टर ने खुद कहा, ये छंगामल कॉलेज के लड़के हैं। बेशरम हो तो ऐसा हो। उन्होंने अवधि की एक तीसरी कहावत कह दी, नंगा के चूतर में बिरवा जामा तो नाचे लागे, कैसी के चलो छाए होई। समझे बाबू रंगनाथ, ये हैं आपके खन्ना मास्टर। बड़ा तरफदारी करते हो। रूपन बाबू को बता देना, उन्हें मुंह ना लगाए, नहीं तो किसी दिन रोएंगे। ये थाने के सामने से निकले। लालटेने लिए हुए कई सिपाही इधर उधर चक्कर काट रहे थे। शोरगुल हो रहा था। कुछ लड़के सड़क पर खड़े हुए कोरस जैसा गा रहे थे। थाने के पास दरोगा जी के क्वार्टर के सामने 3 ट्रक थे। उन पर सामान लद रहा था। सिपाहियों की दौड़ धूप और शोरगुल का असली कारण यही था। प्रिंसिपल साहब ने कहा, लगता है दरोगा जी लद गए हैं। ये कहते कहते इसका अर्थ ही सबसे पहले उन्हीं पर पूरी तौर से स्पष्ट हुआ। रंगनाथ का कंधा इलाका चहके। ये बात है, इलाका गधा गया था, अब साफ हुआ है। रंगनाथ ने कहा, पता नहीं इतनी जल्दी हुक्म कैसे आ गया, दोपहर तक तो कोई खबर ही नहीं थी। प्रिंसिपल साहब की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। लगता था वे हाथ फैलाकर एकदम में हवा में उड़ जाएंगे और सामने के पेड़ की फुनगी पर बैठकर बुलबुल की तरह कोई तराना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, बाबू रंगनाथ, इतने दिन अपने मामा के साथ रहकर भी ना तुमने उन्हें नहीं पहचाना। इससे पहले वाले थानेदार को उन्होंने 12 घंटे में शिवपालगंज से भगा दिया था। इन्हें तो लगता है 24 घंटे मिल गए हैं। वे फुसफुसाने लगे, बैज जिसे कोई पार पा सकता है। जोगनाथ की जिस दिन इन्होंने जमानत नहीं ली ना, तभी मैं समझ गई कि इनके लड़ने के दिन आ गए। उसी के साथ हमारा 107 वाला मामला भी। तुम खुद बताओ बाबू रंगनाथ, मेरा चालान करने की क्या जरूरत थी। पर इन्हें कौन समझाए, रामाधीन इनके बाप बन गए थे ना। जैसे चाहते थे इन्हें वैसे ही घुमाते थे। और वही देख लिया आपने, अभी 10 दिन भी नहीं हुए कि दिन लद गए। लड़कों का कोरस पूर्वज चल रहा था, दरोगा जिल्लत गए, दरोगा जिल्लत गए। वे ट्रकों पर सामान का लादना देखने के लिए खड़े हो गए। एक ट्रक पर शीशम के कुछ बड़े बड़े पलंग थे और बाकी जगह एक बढ़िया गाय और बछिया थी। प्रिंसिपल साहब ने देखकर कहा, भैंस नहीं दिख रही है, बड़ी फर्स्ट क्लास भैंस भी है। रंगनाथ को उन्होंने समझाया, ये गाय टिकैतगंज के ठाकुरों ने दी थी। बेवा पतोह के हमले वाला मामला था, गोदान करके छुटकारा पा गए। उन्होंने किसी खास व्यक्ति को लक्ष्य किए बिना जोर से पूछा, भैंस कहाँ गई, दिख नहीं रही है। किसी ने अंधेरे में जवाब दिया, वो तो बिक गई। कहाँ? शहर से घोसी आया था। कितने में? 100 में। और तुम क्या समझते थे, 1000 में? हम तो अभी यही समझते हैं। प्रिंसिपल साहब ने मौज से जवाब दिया और रंगनाथ के कंधा पकड़कर इस आशय से हिलाया कि कथोपकथन का वो भी मौज के साथ सुने।
ट्रक के पास ही पलंग पड़े थे। रंगनाथ ने सुन रखा था कि दरोगा जी पलंगों के शौकीन है। उसने हाथ देख भी लिया। ट्रक पर इस समय भयंकर कोलाहल और उत्साह के वातावरण में पलंग लद रहे थे। कुछ लद चुके थे, कुछ लद रहे थे, कुछ लदने वाले थे। सड़क पर कोरस गाने वाले लड़के अंधेरे के बावजूद अब घटनास्थल पर गोल बांधकर खड़े थे और पलंगों को लदना देख रहे थे। एक सिपाही पलंग के ऊपर चढ़ा हुआ लालटेन नीचे को लटकाए लादने वालों को बढ़ाया दे रहा था। अबे वो तोड़ दिया ना चुल। मैं तो पहले से ही जानता था ये चुल तोड़े बिना मानेगा ही नहीं। उसकी ललकार सुनकर यकीन हो जाता था कि किसी पलंग का चूल टूटना आज के दिन भारतीय प्रजातंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। रंगनाथ ने भी पलंग लादने वालों को सांत्वना देते हुए ठंडी आवाज में कहा, हाँ भाई, चूल ऊल मत तोड़ो, संभल कर लाद दो। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ की बात सुनकर काफी जोर से हंसे। एक सिपाही पलंगों की परिचर्या में कोई बाधा डाले बिना अपनी जगह से बोला, कौन है? प्रिंसिपल साहब। जय हिंद प्रिंसिपल साहब। क्या हुआ भाई? जय हिंद, तबादला हो गया क्या? जी हाँ प्रिंसिपल साहब। दरोगा जी ने कप्तान साहब को दरख्वास्त दे दी थी। लड़की की पढ़ाई का सवाल है। शहर में तबादला कराना चाहते थे। हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं। शिपालगंज किस शहर से कम है? आपको कॉलेज तो हिंदुस्तानी स्कूल है, फिर अंग्रेजी पढ़ाएंगे? भक्तिनी स्कूल में बेबी की वर्दी बन गई है, नीली नीली, पहनकर बिल्कुल अंग्रेज जैसी दिखती है। तो तबादले पर शहर जा रहे हैं। ये तो खैर अच्छा ही है, पर ये गाय कहाँ रखेंगे? भूसा कहाँ से आएगा? बेचेंगे या नहीं? सिपाही ने पूरी ताकत के साथ एक पलंग ऊपर उठाया, कांपता हुआ बोला, नहीं, गया फौजी फार्म में रहेगी। गाय जो है ये फौजी फार्म में रहेगी। दरोगा जी के भाई साहब वही नौकर हैं। यहाँ इन्होंने इस बेचारी गाय के लिए क्या किया था? खिलाई के दिन तो अब गए। ट्रक के ऊपर वाले सिपाही का सारा ध्यान चुल पर लगा था। वो दांत पीस रहा था, ठीक से, बहुत ठीक से। अरे अरे, अब दूसरे पलंग को ना तोड़ देना, अगर टूटा तो साले समझ लो। किसी ने कहा कि वैजी अभी अभी दरोगा जी से मिलने आए हैं। कह रहे थे कि उनके होते हुए दरोगा जी का तबादला कैसे हो सकता है, वे उसे रुकवा देंगे। प्रिंसिपल ने रघुनाथ से कहा, हयादार होगा तो कल सवेरे मुर्गा बोलने के पहले ही सिपालगंज छोड़ देगा। वे थोड़ी देर सामान का मुआयना करते रहे। रघुनाथ ने कहा, दरोगा जी पलंगों के शौकीन है, जो भी पोकट में मिल जाए उसी के शौकीन है। अचानक वे ट्रक के ऊपर चढ़े हुए सिपाही से बोले, अरे भाई सिपाही, वो टूटी चूल वाली चारपाई छोड़ जाओ। रुपए धेले में नीलाम होनी होनी तो हम ही ले लेंगे। सिपाही बोला, आप बड़े आदमी होकर कैसी तुच्छी बातें करते हैं? लेना हो तो पूरा ट्रक ले जाइए, कहिए हकवा दो इस वक्त। ही करके ट्रक लेकर मैं क्या करूंगा, मामूली मास्टर आदमी। फिर आवाज बदलकर उन्होंने गैर मामूली आदमी की तरह कहा, दरोगा जी घर पर ही है ना? वे जी भी है तो चलिए बाबू रंगनाथ। दरोगा जी को भी सलाम कर लिया जाए। बेचारे भले आदमी थे, किसी को कभी सताया नहीं, किसी से भी कभी कुछ मांगा भी नहीं। भगवान ने जितना दिया आंखें मान मूंद कर ले लिया। सचमुच ही बेचारे बड़े भले आदमी थे। गुजर गए, रंगनाथ ने सोचा। और यहाँ पे आपका जो 23वां अध्याय है वो समाप्त हो जाता है। बाकी हम 24वां से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाकी ये है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को पेड क्लास से जुड़ना है। पेड क्लास यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर का और इसका दोनों का मिला के चल रहा है, जो कॉमन चीज़ें हैं, बाकी सेपरेट भी हो जाता है। तो ये क्लास चल रहा है जिनको फुल गाइडेंस लेना है यूजीसी नेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।